हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी फिजिक्स विथ अभय में। मेरा नाम है अभय कुमार त्रिपाठी और जैसा हम लोग जानते हैं कि हर शाम क्लास 9th के लिए साइंस और मैथ लेकर के हम लोग आते हैं। उस सीरीज में हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे क्लास 9th की केमिस्ट्री और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6। यानी अगर हम बुक जो आपकी नई एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग देखें तो आपका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होता है। अगर हम सिर्फ फिजिक्स की बात करें तो हमारा ये है सेकंड चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन, यानी फोर्स मोशन को कैसे अफेक्ट करता है। पर फोर्स मोशन को कैसे अफेक्ट करता है, कैसे उसे चेंज करता है, कैसे फोर्स का इम्पैक्ट मोशन के ऊपर पड़ता है, इस सब चीज़ के बारे में जानने से पहले, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना होगा कि फोर्स क्या है, फोर्स क्या होता है, कैसा होता है और कितने टाइप का होता है, किस तरीके से ये फोर्स रिलेटेड है मोशन से, और फोर्स और मोशन के बीच जो रिलेशन है वो किन नियमों के तहत आपस में इंटरेक्टेड है, आपस में संबंधित है। इन सब चीज़ों को देखना होगा। इस चैप्टर में मेन हम लोगों को जो चीज़ें पढ़नी है वो हैं बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। 3 लॉज हैं, उनको समझना है। फिर उनसे रिलेटेड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों को देखते हुए चैप्टर को आगे बढ़ाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक केमिस्ट्री की हमारी सारी लेक्चर्स, फिजिक्स के हमारे सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने हमारा क्लास 9th का मोशन चैप्टर जो है फिजिक्स में, उसका जो प्लेलिस्ट है उसको भी पूरा देख लिया होगा। ये क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको उसके गो थ्रू हो लेना चाहिए। आप उसे पूरी तरह से वाकिफ हो जाएंगे, उसे पूरी तरीके से देख लेंगे तो निश्चित रूप से ये चैप्टर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लाइफ में। ये क्लास आपकी बेसिक्स को के साथ साथ आपके एडवांस्ड को भी कवर करेगी। इस क्लास को हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स के साथ साथ जब आप बोर्ड एग्ज़ाम के बाद क्लास 10th के बाद सीएचएस का पेपर दे रहे होंगे या सैनिक स्कूल का पेपर दे रहे होंगे या 11th में नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर दे रहे होंगे तो वहाँ पे भी ये आपको हेल्प करेगा। इसलिए टारगेट लंबा है। अच्छे लेवल से बेसिक्स टू एडवांस हमारी जर्नी इस चैप्टर में भी होनी चाहिए। जैसे हमने आपको मोशन चैप्टर के बारे में पढ़ा था उसी तरीके से हम लोग इस चैप्टर को भी कवर करेंगे। अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं मोशन खाली 3 से 4 स्टेटमेंट्स में, तो हम लोग मोशन चैप्टर को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे कि मोशन क्या है। मोशन में फिर नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था पोजीशन। पोजीशन क्या है? पोजीशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था वेलोसिटी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था एक्सीलरेशन। ठीक है। अगर इन सब के बारे में एक एक दो लाइन कहना हो तो कह सकते हैं मोशन क्या है? द चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी बॉडी विथ टाइम। जैसे जैसे समय बदलता है किसी चीज के पोजीशन में होने वाले चेंज को हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। यानी कि मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक, इन सब इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज मोशन। यानी मोशन तभी कहेंगे जब किसी चीज का पोजीशन क्या हो? चेंज हो। जैसे कार मूव करती है, जैसे कोई चींटी मूव करती है, उसका पोजीशन लगातार बदलता रहता है, तो उस तरीके से आप मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन क्या होता है? जैसे हम आपसे कहें कि आपका स्कूल आपके घर से कितनी दूरी पे है, तो आप बताएंगे कि स्कूल हमारा 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर की दूरी पर है, और साथ ही साथ आप एक डायरेक्शन भी बताते हैं
कि हमारा स्कूल मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, ईस्ट में है, या किसी का स्कूल उसके घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर साउथ में हो सकता है। तो डायरेक्शन भी बताते हैं से। तो पोजीशन एक्चुअली क्या है? लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक, with respect to a reference point, with respect to a reference point। और एक पोजीशन में मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके साथ साथ क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। ठीक है। अब जब पोजीशन डिफाइन कर लिए कि हाँ पोजीशन इस कोऑर्डिनेट पर है, इस एक्सिस पर, एक्सिस के अलोंग इतना डायरेक्शन, वाई एक्सिस के अलोंग इतना डायरेक्शन, ठीक, तो एक पोजीशन मिल गया। जब कोई बॉडी मूव करेगी तो उसका पोजीशन चेंज होगा। जैसे आप अपने घर के किसी कोने पे हैं, जब आप चलेंगे तो आपका जो चेंज पोजीशन है, जो आपकी जगह है वो बदलेगी, और जब जगह बदलेगी तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि कोई यहाँ है कार्टेशियन फ्रेम में, यह है ओरिजिन, यह एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस। मान लीजिए कोई पॉइंट है P x1, y1 पर, ठीक, और वहां से वो चेंज करके कहाँ पहुंच गया? Q पॉइंट पर x2, y2 पे। तो वो चला है इसलिए उसका पोजीशन बदला है, इसलिए कहेंगे कि बॉडी हैज अंडरगॉन मोशन। क्लियर है? बॉडी का इनिशियल पोजीशन है P, फाइनल पोजीशन है Q, बॉडी का पोजीशन चेंज हुआ तो हम कहेंगे बॉडी हैज डन मोशन। ठीक, अब मोशन हुआ तो उसकी पोजीशन है P और Q। इस पोजीशन में चेंज हुआ है, पोजीशन में क्या हुआ है? चेंज हुआ है। और अगर हम एग्जैक्ट चेंज निकालना चाहें तो हम इन दोनों के बीच एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं बाय ड्राइंग स्ट्रेट लाइन P एंड Q के बीच। तो जो P और Q यानी फाइनल और इनिशियल पोजीशंस के बीच जो स्ट्रेट लाइन होता है, उस स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगर हम इसे डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? द चेंज इन पोजीशन, ठीक है, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक, यह एक तरीका और था डिफाइन करने का, कैसे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो R करके लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक, और एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, क्लियर हो गया? बात समझ में आई इतनी? अब देखिए यहां से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला कि चाहे पोजीशन हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सीलरेशन हो, ये चारों फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स की सबसे महत्वपूर्ण क्वांटिटीज में से एक है, जो हमारे मैकेनिक्स वाले फील्ड यानी मोशन से रिलेटेड चीजों को समझने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है, क्लियर है? जब कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, कुछ वेलोसिटी चेंज होती है, कुछ वेलोसिटी होती है, कुछ एक्सीलरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक,
अब आपस में अगर इनका रिलेशनशिप समझना हो तो हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स थे। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये कब काम करता है? जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है तब काम करता है। ठीक है, क्लियर है? अब समझिए, जो आपने मोशन वाला चैप्टर पढ़ा है उसमें हम कॉज नहीं पढ़ते थे, कॉज ऑफ मोशन के बारे में नहीं पढ़ते थे, कॉज ऑफ मोशन के बारे में नहीं पढ़ते थे। तो बिना कॉज ऑफ मोशन के जब हम मोशन की स्टडी करते हैं तब हम उस टॉपिक को, उस चैप्टर को या उस स्टडी को क्या नाम देते हैं? काइनेमेटिक्स। क्या नाम देते हैं? काइनेमेटिक्स। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कॉज ऑफ मोशन, विदाउट कॉज ऑफ मोशन। इसीलिए इन तीनों इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं? इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, ये पिछली क्लास का एक रिकैप था, बेसिक चीजें थी जो हमने आपको रिवाइज करा दिया। अब यहाँ इस ग्राउंड पर, इस बेसिस पर हमें ये समझना होगा कि ये चैप्टर किसके बारे में है। इस चैप्टर में भी हम लोग यही एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, इनके अंदर आपस में रिलेशनशिप्स वगैरह हम देखेंगे कि कोई चीज़ मूव करती है तो कैसे करती है, कोई चीज़ डायरेक्शन चेंज करती है तो कैसे करती है, क्या क्या होता है, क्या क्या फैक्टर्स। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने आगे की पढ़ाई पर, इस चैप्टर की बेसिक चीज़ों पर, फंडामेंटल्स पर। ठीक, आप सब ने स्केटिंग बोर्ड देखा होगा, स्केटिंग बोर्ड देखा है आप सब ने? क्या देखा होगा? स्केटिंग बोर्ड देखा होगा कुछ इस तरीके से, है ना, जिसमें व्हील्स बनी होती है। ठीक, और इस पर कोई आदमी, कोई बच्चा खड़ा होके क्या करता है? आगे बढ़ता है ना, स्केटिंग करता है। क्या करता है? स्केटिंग करता है। ठीक, आपने फुटबॉल देखा होगा, आपने क्या देखा होगा? फुटबॉल देखा होगा, जिसको हम पैर से किक मारते हैं तो फुटबॉल क्या होता है? आगे जाता है। ठीक, क्लियर है? बात समझ में आई? आपने क्रिकेट की बॉल देखी होगी, जिसको जब बैट्समैन बैट से हिट करता है तो बैट्समैन के हिट करने की वजह से बॉल क्या होती है? 6 या 4 जाती है। डिपेंड करता है कि बॉल हवा में उड़ते हुए गया है या रोलिंग करते हुए गया है, या बाउंड्री से पहले गिरा है या बाउंड्री के पीछे गिरा है। ठीक है, क्लियर है? अब समझिएगा इस चीज को कि मान लीजिए कि कोई फुटबॉल है, ग्राउंड पर रखा है, तो ग्राउंड पर रखे हुए फुटबॉल के अंदर, मतलब फुटबॉल का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ग्राउंड पर रखे फुटबॉल का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जब पोजीशन चेंज नहीं हो रहा तो कहेंगे कि मोशन में नहीं है। व्हेन इट इज नॉट अंडर मोशन, इट्स वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू 0। और हम कहेंगे कि बॉल यानी फुटबॉल किस पे है? रेस्ट पे है। तो हम कह सकते हैं कि ए फुटबॉल इज एट रेस्ट, मीन्स इट्स वेलोसिटी इज 0। अगर कोई फुटबॉल रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है। क्लियर?
अब फुटबॉल रेस्ट पर है, रखा हुआ है, कब तक रेस्ट पर रहेगा? फुटबॉल रेस्ट पर है, कब तक रेस्ट पर रहेगा? जब तक कि हम उसे पुश नहीं कर देते, या जब तक हम हिट नहीं कर देते, जब तक हम उसे किक नहीं कर देते, मार नहीं देते, पैर से ढकेल नहीं देते, तब तक वो रेस्ट पर रहेगा। रहेगा ना? तो कह सकते हो इट विल कंटिन्यू एट रेस्ट, इट विल बी कंटिन्यू, इट विल कंटिन्यू एट रेस्ट, कब तक? अनलेस हिट बाई और kicked by something or someone, kicked by something or someone, किसी चीज से या किसी चीज के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा जब तक हम उसे हिट नहीं करते, किक नहीं करते, तब तक वो रेस्ट पर रहेगा। क्लियर है? ये बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी चीज, कुर्सी है, तब तक रुकी रहेगी जब तक आप उसे ढकेल नहीं देते हैं, है ना? कोई पेन अपनी जगह पे तब तक बना रहेगा जब तक आप उसे ढकेल नहीं देते हैं। नॉर्मल बात है, सबको पता है, आज के हजारों साल से ये बातें पता होंगी सभी को। ठीक है? क्लियर है? पर अब आप इमेजिन करिए कि आपने किक किया, फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल रोल करना स्टार्ट किया, फुटबॉल क्या हुआ? रोल करना स्टार्ट किया और आगे बढ़ता जाएगा। फुटबॉल क्या होगा? इस ग्राउंड पर आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, कभी यहाँ पहुंचेगा, कभी यहाँ पहुंचेगा, और इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब एक सवाल है कि फुटबॉल आगे जाके क्या होगा? तो आप सभी लोग कहेंगे कि रुक जाएगा। आप सभी लोग क्या कहेंगे? कि रुक जाएगा। ठीक, क्लियर है? ऐसे ही आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो साइकिल की स्पीड बढ़ाने के लिए हमें पैडल तेजी से मारना होता है, और जब हम पैडल मारते रहते हैं, जितना देर मारते रहते हैं पैडल, लगातार साइकिल क्या होती है? चलती है। लेकिन अगर हम पैडल मारना बंद कर दें तो क्या होगा? यानी इफ वी स्टॉप पैडलिंग ए बाईसाइकिल, तो क्या होता है? इट्स स्पीड स्टार्ट्स टू रिड्यूस, इसकी स्पीड क्या होती है? घटने लगती है, और धीरे 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 साइकिल क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। नॉर्मल बात है, जानते हैं, क्लियर है? ठीक, लेकिन एक स्केट बोर्ड देखिए ध्यान से, एक स्केट बोर्ड पर, एक स्केट बोर्ड पर कोई एथलीट या कोई पर्सन जो उसको चलाता है, वो साइकिल पर, मतलब उस पर कुछ दो तीन बार पैर से रगड़ने के बाद काफी देर तक अपने आप को फिसलता हुआ, अपने आप को चलाता हुआ चला जाता है। चलाता ना? ध्यान रखिए, इस पर स्केट बोर्ड पर, ठीक, एक बार स्टार्ट करने के बाद लगातार चलते रहने के प्रोसेस को कहते हैं कोस्टिंग। क्या कहते हैं? कोस्टिंग। प्रोसेस ऑफ मूविंग कंटिन्यूअसली विदाउट एफर्ट, प्रोसेस ऑफ मूविंग कंटिन्यूअसली विदाउट एफर्ट को हम क्या कहते हैं? कोस्टिंग। थोड़ा समझिएगा, समझेंगे मजा आएगा आपको। ध्यान से देखिए, एक फुटबॉल को जब हम मार देते हैं और मारने के बाद छोड़ देते हैं, तो कुछ समय के बाद आगे जाके रुक जाता है। एक साइकिल को जब हम पैडल चला के छोड़ देते हैं, पैडल मारने के बाद छोड़ देते हैं, तो कुछ समय के बाद रुक जाता है। एक पंखे को अगर हम स्विच को ऑफ कर देते हैं, तो पंखा कुछ देर रोटेट करने के बाद रुक जाता है। ठीक, इन सभी एग्जाम्पल्स से
एक चीज आपको जो दिमाग में बैठेगी वो ये कि पंखे को लगातार चलते रहने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, फुटबॉल को लगातार मूव करते रहने के लिए लगातार उसको पुश करते रहना पड़ेगा, ढकेलते रहना पड़ेगा, नहीं ढकेलेंगे तो स्टॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली एक साइकिल को कंटिन्यूअसली मूव कराने के लिए उसी स्पीड पर हमें जरूरत पड़ती है किस चीज की, हमें जरूरत पड़ती है किस चीज की, हमें जरूरत पड़ती है उसमें पेडल मारने की, पेडलिंग करने की। ठीक, क्लियर है? कोई भी चीज जब आप देखिए, कोई भी चीज, जैसे आप एग्जांपल ले लिए कार का इंजन बंद है, कार को एकदम गियर वगैरह से फ्री कर दो और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ढकेलना स्टार्ट करो। जब तक आप कार को ढकेलेंगे तब तक वो चलेगा। छोटे बच्चों वाली ही कार लेके देख लीजिए, जब तक आप उसे ढकेलेंगे तब तक कार क्या होगी, चलेगी। जब आप कार को ढकेलना बंद कर देंगे कार रुक जाएगी या कुछ दूर जाके रुक जाएगी। ठीक, तो यहां से इन सब रिजल्ट्स से एक बात जो कॉमन दिमाग में बैठती है वो ये कि किसी भी बॉडी को लगातार मूव करते रहने के लिए हमें एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। किसी भी बॉडी को लगातार मूव करते रहने के लिए हमें एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। दिमाग में बैठा? ठीक, हम कह सकते हैं टू कीप a body under continuous motion at a given speed, we need some external factors. एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक, क्यों? क्योंकि हमें दिखता है कि जैसे ही हम साइकिल पे पेडल मारना रोकते हैं साइकिल रुकने लगती है। तो एक्सटर्नल फैक्टर है पेडलिंग, जब तक पेडलिंग करते रहेंगे तब तक साइकिल एक पर्टिकुलर स्पीड से चलती रहेगी। जैसे ही हम पेडल मारना स्टॉप करेंगे साइकिल धीरे धीरे रुकना स्टार्ट कर देती है। इसी तरीके से अगर हम किसी कार को पुश कर रहे हैं तो लगातार उसको चलते रहने के लिए हमें लगातार पुश करना पड़ेगा। जैसे ही हम पुश करना रोकेंगे कार अपने आप रुक जाएगी। ठीक, बात समझ में आई? तो ये एक चीज आई निकल के सामने। उससे पहले जो पहला पॉइंट निकल के आया था वो क्या था कि टू स्टार्ट मोशन, टू स्टार्ट मोशन वी need external factors, we need external factors। ठीक है, क्लियर है? अभी तक के ऑब्जर्वेशन से, अभी तक के एग्जांपल्स से आपने दो चीजें क्लियर की होंगी, दो चीजें आपके समझ में भी आई होंगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? एक बार देख लीजिए। यहां तक की चीज क्लियर हुई? अब देखिए ध्यान से, ये बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये बात गलत है। ये बात क्या है? गलत है कि टू कीप ए बॉडी अंडर कंटिन्यूअस मोशन एट ए गिवन स्पीड वी नीड सम एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये बात क्या है? गलत है। ये बात क्या है? गलत है। ये बात क्या है? इनकरेक्ट है। ये क्या है? इनकरेक्ट है। अब अगर आपके दिमाग में, जेहन में ये बात सही लगी थी तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अलेक्जेंडर का नाम सुने हो ना? सिकंदर, सिकंदर, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर जिसे हम सिकंदर बोलते हैं,
सिकंदर के गुरु, सिकंदर जैसे महान आदमी के गुरु कोई हल्के फुल्के व्यक्ति तो रह नहीं होंगे, इनके गुरु का नाम था अरस्तु। इनके गुरु का नाम था अरस्तु, इंग्लिश में कहते थे एरिस्टोटल। ठीक, क्लियर हुआ। अपने समय के महान गणितज्ञ, दार्शनिक, भौतिक वैज्ञानिक और बहुत कुछ, यानी बहुत अच्छे, बहुत बड़े व्यक्ति आदमी थे, दार्शनिक, बहुत महान दार्शनिक थे। और इनके गुरु यानी सिकंदर के गुरु और अपने समय के महानतम विचारकों और दार्शनिक में से एक प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु, एरिस्टोटल। ठीक, इतने बड़े व्यक्ति को भी ये डाउट हुआ था कि टू कीप ए बॉडी अंडर कंटिन्यूअस मोशन एट ए कांस्टेंट स्पीड वी नीड सम एक्सटर्नल फोर्स, कि किसी वस्तु को निरंतर गति में बनाए रखने के लिए हमें बाह्य बल की जरूरत पड़ती है। ये बात इतने बड़े व्यक्ति को जब लग सकता है सही है, तो हम और आपको ये डाउट हुआ तो क्या ही है। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इस चीज को बाद में कहा गया एरिस्टोटल फैलेसी, एरिस्टोटल फैलेसी, कि किसी भी चीज को कंटिन्यूअस मोशन में बनाए रखने के लिए भी नीड फोर्स। ठीक है, हालांकि ये बात गलत है। अब गलत कब पता चला? ये लगभग 300 से, मतलब 400 से 300 BC के ड्यूरेशन में हुए थे। कौन? अरिस्टोटल। ठीक है, इस ड्यूरेशन के आसपास। और 1500 से 1600 के बीच, ठीक, 1500 से 1600 के बीच, या ऐसे कह लो 1550 से लेकर के 1650 के बीच दो महान लोग और निकले, गैलीलियो और गैलीलियो गैलीली, और सर आइजैक न्यूटन। ये दो लोगों ने बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे, बहुत सारे तर्कों के आधार पे, बहुत सारे उदाहरणों के आधार पे ये सिद्ध किया कि जो अरस्तु हैं उनका बात क्या है, गलत है। इस मोशन के रिलेटेड जो बात है वो क्या है, गलत है। ये दोनों ने बाद में, बहुत बाद में किया, लगभग देख रहे हैं आप, लगभग कितने, 1800 साल बाद, लगभग 1700-1800 साल बाद। और इसमें भी गैलीलियो की कंडीशन और बुरी थी और खराब थी, इसलिए कि गैलीलियो प्रोफेसर थे, मतलब एक टीचर थे, शिक्षक थे। ये शिक्षक थे और इन्हें जिन लोगों की किताबें पढ़ानी थी उनमें से एक थे अरस्तु। और अरस्तु की बात पढ़ाने का मतलब था कि ये बात बतानी पड़ती बच्चों को, और ये बात बताने का मतलब है कि बच्चों को गलत पढ़ाना। गैलीलियो ये समझते हुए भी बहुत समय तक इस चीज को बच्चों को बताते रहे, पर बाद में उन्होंने बहुत सारे प्रयोगों के आधार पे, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस के आधार पे, बहुत सारे तर्कों के आधार पर यह बात सिद्ध किया कि अरस्तु का ये पॉइंट गलत है। और ये पॉइंट गलत है तो इसका सही वर्जन क्या है ये हम लोगों को अब आगे समझना है। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भी ये बात सही लग रही थी तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम ये मान लें कि ये बात इनकरेक्ट है तो फिर सही बात क्या है? अगर ये बात गलत है तो सही क्या है? सही ये है कि हो क्या रहा है, अगर हम ये समझें कि बॉडी को अगर लगातार चलते रहने के लिए
एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो निश्चित रूप से ये सोचना पड़ेगा कि जब हम पैडलिंग बंद कर देते हैं तो साइकिल रुक क्यों जाती है। ठीक, ये समझने पे जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि साइकिल का व्हील यानी पहिया यानी चक्का और ग्राउंड के बीच एक फोर्स है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। हिंदी में कहते हैं घर्षण। इसी तरीके से साइकिल का जो एक्सल है, जहां पे साइकिल का व्हील मूव कर रहा है उस फ्रेम में, एक्सल पर, तो एक्सल और फ्रेम के बीच में लगने वाला घर्षण उस साइकिल को रोकने की कोशिश करता है। और साइकिल के लिए ये दोनों फोर्स क्या हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। ठीक, तो एक्चुअल में हमें साइकिल को लगातार सेम स्पीड से चलते रहने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है। वास्तव में हमें उस घर्षण को खत्म करने के लिए लगातार एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ रही है। क्लियर है? इसलिए ये बात देखने में भले ही एग्जाम्पल्स के थ्रू सही लगे, पर सच ये है कि ये बात सही नहीं है। इसी तरीके से जब हम फुटबॉल को मारते हैं पैर से, तो फुटबॉल इसलिए नहीं रुक जाता कि फोर्स हटा लिया गया है। फुटबॉल वास्तव में इसलिए रुक जाता है क्योंकि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स उसके डायरेक्शन के अपोजिट लगातार लग रहा है, जिसे हम घर्षण कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। और वो ये फोर्स फुटबॉल और ग्राउंड के बीच बार बार लगने की वजह से फुटबॉल की स्पीड घट रही है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि फुटबॉल कंटिन्यूअसली मूव करे तो हमें बार बार उसे पुश करना पड़ता है। इसी तरीके से कार जो चल रही थी, जो हम ढकेल रहे थे, उस कार को लगातार सेम स्पीड से ट्रेवल करते रहने के लिए हमें एक फैक्टर की जरूरत पड़ती है। इसलिए नहीं कि वो सेम स्पीड से चले, एक्चुअल में फैक्टर की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि कार के पहियों और ग्राउंड के बीच लगातार एक एक्सटर्नल फैक्टर यानी घर्षण लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, जिसे अवॉइड करने के लिए वी नीड फोर्स। ठीक, तो बात ये है, मामला ये है कि अगर ये फ्रिक्शन हटा दिया जाए, उस केस में किसी भी चीज को लगातार मूव करते रहने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चीज लगातार मूव करती है। इसीलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में स्केटिंग का एग्जाम्पल लिया था, क्योंकि स्केटिंग के व्हील्स ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि फ्रिक्शन कम से कम लगे, फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आई? तो यहां से हम लोग घर्षण फोर्स के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, यानी फोर्स कोई एक्सटर्नल फैक्टर है। फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल फैक्टर है। फोर्स क्या है बेटा? एक एक्सटर्नल फैक्टर है। तो इन एग्जाम्पल के आधार पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि फोर्स क्या है? फोर्स इज ए फैक्टर दैट कैन क्या कर सकता है? दैट कैन क्या कर सकता है? तो पहला, दैट कैन स्टार्ट मोशन इन ए बॉडी एट रेस्ट। जैसे रुके हुए फुटबॉल को किक मारना ताकि वो चलने लगे। जब हम किक मारे तो जो बॉडी रेस्ट पे थी, अब उसमें मोशन क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। सिमिलरली फोर्स किसी बॉडी को रोक सकता है, यानी टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी, यानी फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। जैसे चलते हुए साइकिल को फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है? रोक रहा है।
एक चलते हुए फुटबॉल को फ्रिक्शन क्या कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, ठीक। सिमिलरली अब देखिए, आपने देखा होगा कि क्रिकेटर बॉल फेंकता है, बॉलर बैट्समैन के पास, बैट्समैन क्या करता है, बैट से उस बॉल की दिशा को बदल देता है। तो फोर्स क्या कर सकता है, कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनी बॉडी। ठीक। और क्या कर सकता है, अगर हम फोर्स लगाएं तो हम इसके शेप को क्या कर सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं। जैसे फोर्स लगा के हम इसको टेढ़ा कर सकते हैं, फोर्स लगा के हम इसको क्या कर सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टेढ़ा करें तो टूट जाएगा। फोर्स लगा के हम किसी चीज़ के शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे ये है, ऐसे है, हम फोर्स लगा के इसको चेंज कर सकते हैं। फोर्स लगा के हम किसी चीज के शेप को चेंज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इज ए फैक्टर दैट कैन चेंज द शेप ऑफ एनी बॉडी, शेप ऑफ सम बॉडी। क्लियर हो गया, बात समझ में आई। तो यहां से हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये तो एकदम बच्चों वाला डेफिनेशन है। हम जब बोर्ड का फोर्स का डेफिनेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, फोर्स इज ए फैक्टर that can bring some change in state of motion of a body, state of motion of a बॉडी। उसकी स्टेट ऑफ मोशन, उसके जो मोशन का कंडीशन है, उस कंडीशन में कुछ चेंज क्रिएट कर सकता है। जैसे रुका था तो मूव करा दिए, मूव कर रहा था तो उसकी स्पीड को और बढ़ा दिए, स्पीड को घटा दिए, या ना स्पीड बढ़ाया ना घटाया, डायरेक्शन चेंज कर दिए, या स्पीड भी चेंज कर दिए, डायरेक्शन भी चेंज कर दिए। तो सब फैक्टर ना लिख के एक फैक्टर लिखेंगे, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। क्लियर है। दूसरी बात कि अगर ये स्टेट ऑफ चेंज नहीं चेंज कर रहा तो उस केस में वो कैन ब्रिंग सम चेंज इन इट्स शेप एंड डायमेंशंस ऑफ ए बॉडी। जैसे हम किसी गोल लड्डू को दबा के और छोटा कर सकते हैं, तो है तो वो स्फेरिकल ही और छोटा हो गया, है ना, तो डायमेंशन चेंज हुआ। और चाहे तो शेप ही चेंज कर सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली एक फैक्टर लिख सकते हो। अब ध्यान रखो कि फोर्स के लिए हमेशा हमें एक डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है। जैसे अगर ये फुटबॉल है, हम चाह रहे हैं बॉडी इधर मूव करे, तो हमको फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। जैसे हम दरवाजे को खोलने या ढके या बंद करने के लिए एक निश्चित डायरेक्शन में ही फोर्स अप्लाई करते हैं। तो फोर्स के बारे में ध्यान रखना है कि फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स के पास क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसका मतलब है कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स के बारे में सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा, सबसे सघन काम जिस व्यक्ति ने किया, उनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। इसलिए फोर्स का एसआई यूनिट उनके रिस्पेक्ट में बनाया गया, क्या,
तो फोर्स हैज एसआई यूनिट एज न्यूटन, NEWTON, न्यूटन, जिसका सिंबल है कैपिटल N। ध्यान रखिएगा बेटा, जब नाम रखेंगे पूरा नाम लिखेंगे तो स्मॉल n से लिखेंगे, जब ऐसा यूनिट लिखेंगे तो पूरा नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, स्मॉल NEWTON, लेकिन अगर फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो कैपिटल N। तो फोर्स का SI यूनिट क्या है, न्यूटन। हर चीज के पास एक CGS यूनिट भी हो सकता है, तो CGS यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, वो होता है डाइन। CGS यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, डाइन। CGS यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, डाइन। आपस में इनके बीच क्या रिलेशन है वो आगे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बेटा। अब देखिए, इससे पहले कि हम और डिटेल में फोर्स के बारे में पढ़ें, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फोर्स के बारे में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट फोर्स। फोर्स के बारे में किन चीजों पर ध्यान देना देना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कि फोर्स कहां से किस बिंदु पर लग रहा है, फोर्स किस बिंदु पर लग रहा है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे ये उंगली है, इस उंगली से हम कुछ फोर्स लगा सकते हैं, ठीक, इस उंगली से कुछ फोर्स लगा सकते हैं ना। कुछ फोर्स लगाए तो ऑब्वियस सी बात है, इस उंगली द्वारा लगाए गए फोर्स का एक डायरेक्शन होगा और एक मैग्नीट्यूड होगा, ठीक। पर क्या उसका इम्पैक्ट हमेशा सेम होगा, ऑब्वियस सी बात है नहीं। कहां पे वो फोर्स लग रहा है वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कि द पॉइंट एट विच द फोर्स इज अप्लाइड। क्या कह सकते हो, द पॉइंट एट विच फोर्स इज अप्लाइड। जैसे जैसे अगर हम ग्राउंड को टच किए, जैसे अगर हम किसी चीज को ग्राउंड को टच किए हैं, तो जिस पॉइंट पर हमने टच किया है वो पॉइंट एक्चुअली क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक। तो उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे हम बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, बोर्ड हमारे फिंगर के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, इसलिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का महत्व है। क्लियर है। दूसरा, पॉइंट वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट, लाइन ऑफ एप्लीकेशन या लाइन ऑफ एक्शन भी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक। फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होता है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होता है। कैसे, ध्यान से देखिए भैया, मान लो ये चीज है, ऐसे खड़ी है, डंडा, ईंट खड़ा है, ईंट, वर्टिकल ईंट खड़ा है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लाइन ऑफ एक्शन कैसे महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिए। अगर मैं इस फोर्स को यहां से लगाऊं तो क्या होगा, ईंट पलट जाएगी, ईंट क्या होगी, पलट जाएगी, ईंट क्या होगी, पलट जाएगी, ठीक। तो ईंट का ऐसा रोटेशन हो जाएगा। बल्कि अगर हम सेम ईंट को अगर हम सेम ईंट को यहां से फोर्स अप्लाई करें तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा आगे चला जाएगा, ये वाला हिस्सा नीचे रह जाएगा, यानी फिर से ये ईंट पलट जाएगी एकदम नीचे से, ठीक। इसीलिए क्रिकेटर की बॉल जब यहाँ लगती है तो बॉल स्टंप ऐसे गिरता है, और जब क्रिकेटर की बॉल यहाँ लगती है तो स्टंप ऐसे गिरता है, ठीक। और अगर हम ठीक बीचों बीच फोर्स लगाएं, यहाँ लगाएं,
तो ये ईंट डिस्प्लेस हो सकती है, क्या हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, आगे जा सकता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, लाइन ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है। कैसे लिख सकते हो, द इमेजिनरी लाइन that passes through the point of application and along the direction of force and the along the direction of force, फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग लग रहा है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा फोर्स में आपको जानना है बैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, कंकरेंट फोर्सेस, कोप्लानर फोर्सेस। ठीक, क्लियर है। कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस और भी टाइप ऑफ फोर्सेस हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। सिर्फ एक बात दिमाग में बैठाइए कि फोर्स जब भी लगेगा यह कुछ चेंज क्रिएट करेगा। That change may be in the state of motion of a body, that change may be in shape and size of the body। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, और भी डिटेल्स के साथ फोर्स के बारे में जानेंगे। अगली क्लास में हम लोग जानेंगे अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में, और अगली ही क्लास में जानेंगे हम लोग न्यूटन के उस फेमस किताब के बारे में जो आज तक के सबसे फेमस बुक्स में से एक रहा है। ठीक है, जिसमें उन्होंने अपने फेमस 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे, जिसे हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। क्लास 11th में इसी नाम से चैप्टर है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM के नाम से जाना जाता है, जो आपके जेई और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ आपके फ्यूचर में साइंस के इम्पोर्टेंस को और ज़्यादा बढ़ाता है, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।